प्लांट फिजियोलॉजी से हम क्या समझते हैं? फिजियोलॉजी मतलब होता है क्रिया विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान। यानी जब हम प्लांट के शरीर क्रिया विज्ञान की स्टडी प्लांट फिजियोलॉजी में करते हैं कि उनमें कौन कौन सा मेटाबॉलिज्म पाया जा रहा है, कैसे वो लिविंग है, उनमें कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में टू पार्ट्स हैं, एक है फोटो और एक है सेंसिस। दो वर्ड है फोटोसिंथेसिस, यानी एक फोटो पार्ट है, एक सेंसिस पार्ट है। यानी एक लाइट पार्ट होता है और एक सेंसिस पार्ट होगा जिसमें कोई चीज़ सेंसाइज होगी, कोई चीज़ बनाई जाएगी। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब जानते हैं हम लोग दो प्रोसेस होती है, एक एनाबॉलिक होती है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। जो एनाबॉलिक प्रोसेस होती है इसमें कोई चीज़ बनता है, यानी कोई सबस्टेंस बनता है। जबकि जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसमें कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होता है या फिर टूटता है, कह सकते हैं। जैसे रिस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट एकदम रिवर्स अपोजिट रिएक्शन है दोनों का, फोटोसिंथेसिस का और रिस्पिरेशन का। इसमें कोई चीज़ बन रहा है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो फॉर्म होगा, जबकि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो टूटेगा। उसका क्या होगा, उसका उसका लिसिस होगा, यानी वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें कोई चीज़ टूटती है और एनाबॉलिक प्रोसेस जिसमें कोई चीज़ बनती है। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। The anabolic process during which complex energy-rich organic molecule or compound are synthesized by organism from carbon dioxide and water using solar energy in the presence of chlorophyll pigments। इसका मतलब समझ लेते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें हमने पहले समझ लिया कि कोई चीज़ बनती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड फॉर्म होता है। ये भी हम जान लें कि एनाबॉलिक प्रोसेस है तो कोई एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा या कंपाउंड फॉर्म होगा। अब कैसे फॉर्म होगा, कैसे सिंथेसाइज होगा ये मॉलिक्यूल, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में है एंड वाटर, जो प्लांट्स किससे लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। जो प्लांट्स की जो रूट या होती है, रूट्स होती है, वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से एंड एटमॉस्फेयर से। जो उनका स्टोमेटा होता है, आगे हम पढ़ेंगे, जो स्टोमेटा होता है वो उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, तो उससे जो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होते हैं उनका एक्सचेंज होता है। तो वहाँ से इन्हें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे एटमॉस्फेयर में हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी गैसेस हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से मिलती है एंड वाटर ये सॉइल से लेते हैं। एंड इसके लिए क्या नेसेसरी है, क्या प्रेजेंट होना चाहिए, तो सोलर एनर्जी। बिना सनलाइट की रिएक्शन नहीं हो सकती, तो सनलाइट होनी चाहिए और ये हमेशा ग्रीन प्लांट्स में होते हैं। तो इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट, यानी जो ग्रीन प्लांट है, प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है उसे ये फोटोसिंथेसिस होगा। तो सोलर एनर्जी को यूज करके प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, जब क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स के हेल्प से क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। ये रिएक्शन देख लेते हैं हम। 6 CO2 यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2 यानी वाटर यूज होता है यहाँ पर। एंड एनर्जी जो है लाइट एनर्जी H2 के फॉर्म में एंड क्लोरोफिल। एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बन रहा है, जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कह सकते हैं नॉर्मल। एंड ये वाटर निकलता है एंड इसमें क्या एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसमें ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व होती है। तो ऑक्सीजन गैस हम जानते हैं कि हमारे लिए कितनी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम लोग रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, यहाँ तक कि जो प्लांट्स हैं वो भी रिस्पायरेशन में
क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप पे रखें तो बहुत कुछ देखेगा। इसमें हम देखते हैं कि इसका एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसकी एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोटिक नेचर की होती है। जब हम अभी आगे की क्लासेस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इस क्लोरोप्लास्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्योंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया जो है उसी से ये क्लोरोप्लास्ट बाद में फॉर्म हो गया। तो ये प्रोकैरियोटिक नेचर भी शो करती है। जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है यूकैरियोटिक नेचर का होता है, हाईली परमेबल होता है। एंड जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है एंड ये सिलेक्टिव परमेबल होता है। इसे हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर हम समझ पाएंगे। एंड जो हम ये सिक्के के रूप में देख रहे हैं, ये एक सिक्का कहलाता है थैलेकॉइड और ये ग्रुप ऑफ जो थैलेकॉइड से कहलाते हैं ये कहलाते हैं ग्रेनम, दैट इज कॉल्ड ग्रेनम। एंड जो ग्रेनम है या एक जो थैलेकॉइड है दूसरे थैलेकॉइड से अगर ज्वाइंट होता है और ज्वाइंट करने वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रोमल लैमिन, क्योंकि ये स्ट्रोमा पार्ट होता है। ये जो खाली स्पेस होता है यहाँ पे इस स्पेस को फ्लूइड फिल्ड स्पेस कहते हैं, इसे स्ट्रोमा रीजन कहते हैं। स्ट्रोमा दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा रीजन एंड स्ट्रोमा रीजन प्रेजेंट स्ट्रोमल लैमिन connecting between two granum, two thalamoids। ये है लिपिड ग्लोब्यूल्स, इसमें लिपिड ग्लोब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड स्टार्च ग्रीन पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम है ये 70S राइबोसोम होता है। हम जानते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम है ये 70S है। अब इसमें हम पढ़ते हैं जो इसका थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, ये जो थैलेकॉइड है इस थैलेकॉइड को हम ये निकालते हैं। ये थैलेकॉइड देखिए डबल मेम्ब्रेन की है एंड जो ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड है यानी कौन से थैलेकॉइड का जो क्लियर है इसे ग्रेनम बोलते हैं। ये जो थैलेकॉइड का अगर हम ये देखें ये दो बीच वाला रीजन देखें तो ये एवरेज रीजन है। एवरेज रीजन यानी ये एक्सपोज नहीं है, एक्सपोज नहीं है, कहाँ पे एक्सपोज नहीं है, यहाँ पे स्ट्रोमा में। यानी ये रीजन देखिए ये रीजन एक्सपोज है यानी, और ये रीजन एक्सपोज नहीं है वहाँ पे स्ट्रोमा में। अब ये हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जो ये रीजन होगा यहाँ पे कोई दूसरा फोटो सिस्टम प्रेजेंट होगा, जो एवरेज रीजन होगा वहाँ पे कोई दूसरा फोटो सिस्टम प्रेजेंट होगा, जो नॉन एवरेज रीजन होगा वहाँ पे कोई दूसरा फोटो सिस्टम प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे कहीं पे एटीपी सेंसेस पाए जाएंगे कहीं पे नहीं पाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसीलिए मैंने इसको भी अलग से निकाल के दिखाया है। ये है लैमिन और ये है ग्रेनम। तो ये देखिए ये एक्सपोज है, ये नॉन एवरेज रीजन है, ये एवरेज रीजन है। अब हम थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ये सिमिलर लाइक इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसकी ये इसका नेचर उसी से मिलता जुलता है एंड कंटेन F0 F1 ATP सेंसेस, यानी ये जो मेम्ब्रेन होती है इसमें F0 F1 ATP सेंसेस प्रेजेंट होता है। आल्सो कॉल्ड एनर्जी ट्रांसमिशन मेम्ब्रेन, और इसे हम एनर्जी ट्रांसमिशन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अभी जब आगे पढ़ने वाले हैं तो जो लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो F1 F0 F1 ATP सेंसेस का जो प्रेजेंट होते हैं इसमें ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटीपी के फॉर्मेशन में एंड यहीं पर एटीपी सेंसाइज होती है, एटीपी बनती है। और एक चीज़ मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, इसमें एक लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। तो जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वही एनर्जी एटीपी के फॉर्म में NADPH2 के फॉर्म में होती है। एंड जो डार्क रिएक्शन यानी जो सिंथेसिस रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन यानी सिंथेसिस जो रिएक्शन होता है तो इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है, उसी में ये
एनर्जी है वो यूज़ की जाती है उसे फॉर्म करने के लिए। तो ये इसमें और यहीं पे जो लाइट रिएक्शन होती है, जो एनर्जी बनती है वो इसी पे होता है, डार्क रिएक्शन इसी पे होता है। जबकि जो डार्क रिएक्शन होगा जहाँ पे वो कार्बोहाइड्रेट या फिर जो एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे वो स्टोमल पार्ट में होंगे। जेंट्रोफिल साइकिल ऑपरेटर्स ऑन इट, यहीं पे जेंट्रोफिल साइकिल ऑपरेटर्स भी प्रेजेंट होता है। क्यों, हम आगे पढ़ेंगे इसका होना क्यों जरूरी है, ये साइकिल क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसे थोड़ा सा समझ लें कि जब बहुत ज़्यादा लाइट की रेलेवेंसी बढ़ जाती है तो जो प्लांट्स होते हैं उन्हें उन्हें कोई हार्म ना पहुँचे, तो उस लाइट को उस हीट के फॉर्म में या फिर उस लाइट को एक्स्ट्रा लाइट को खर्च करने के लिए एक साइकिल चलती है, वैसे जेंट्रोफिल साइकिल से हम देखेंगे तो इसी पे होता है। साइट फॉर लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन का साइट है, यहीं पर लाइट रिएक्शन होती है, मैंने पहले ही बता दिया। वेरियस प्रोटीन्स एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट, क्योंकि लाइट रिएक्शन इसी पे होती है तो इसमें हम अभी तक पढ़ेंगे, जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं आगे ट्रांसफर करते हैं, तो वो सारे इसी पे प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, क्लोरोप्लास्ट का इवोल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम आगे फोटो रिएक्शन देखेंगे।